डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन के नाम से जानते हैं। एक ऐसा इंसान जो कभी नहीं मरता या मरता है तो दोबारा उठ खड़ा होता है। लेकिन मुझे नहीं पता था मैं एक ऐसी जगह पर पहुंच जाऊंगा और एक ऐसी डायन का मुकाबला करूंगा जो मेरी शक्तियों को बदल भी सकती है। म्यांमार के इन जंगलों में जब मैं पहुंचा हुआ था, मुझे नहीं लग रहा था कि इतना तगड़ा मुकाबला होगा। उस डायन को पकड़ने की हर कोशिश नाकाम होती गई और जब मैं उसके किले में पहुंचा था उस वक्त उसने वहां मेरे लिए जाल बिछा रखा था। जब मैं उस सर्कल में गिरा, शरीर मेरा जैसे फंस गया था और उसने वो भाला जब मेरे सर में घुसेड़ा, मुझे लगा था मैं दोबारा अपनी कब्र से उठ खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं एक सलाखों वाली जेल में पहुंच गया था। एक ऐसा कमरा जिसके आगे सलाखें लगी हुई थी, ज़मीन पर फर्श था, सोने के लिए गद्दा लगा हुआ और उन सलाखों को पिघलाने की कोशिश की थी मैंने। छोटी सी दरार आई थी। उसके बाद मेरी शक्तियां भी जैसे नाकाम सी हो गई। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी शक्तियों को दोबारा पा पाऊं, लेकिन जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा वो बदला हुआ था। ये मेरा शरीर था ही नहीं। मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया, लेकिन मैं मरने के बाद उस कब्र से उठ खड़ा होता था, आज किसी और के शरीर में कैसे पहुंच गया। कई सवाल थे जिनके जवाब मुझे चाहिए थे और मैं पता ही नहीं कर पा रहा था। बस मैंने अब इन सलाखों को तोड़ने की कोशिश की, इससे बाहर निकलने की कोशिश की। ये अंधेरी सी सलाखें थीं और लाइट बहुत कम थी। छोटा सा बल्ब लगा हुआ था हर एक कमरे के अंदर, जिससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं बाकी कमरों को देख नहीं पा रहा था। खर्राटों की आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। चलने की आवाज़ें कई बार आ रही थी। यहाँ कई सिक्योरिटी गार्ड थे, जैसे इनका ख्याल रखने के लिए घूम रहे थे। आसपास आवाज़ें आती रहीं और मैं चीखता रहा। मैं जब भी बोलने की कोशिश करता, सामने से अजीब सी भाषा में जवाब आता। मैं इस भाषा के बारे में नहीं जानता था। बार बार मैं कोशिश करता रहा और अंत में एक सिक्योरिटी गार्ड मेरे पास आया और मुझे देखकर गुस्से में कुछ कहता गया। मैं उसकी भाषा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं उसे समझाता गया, देखो मैं यहाँ का नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे पहुँच गया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, शायद मैं गलती से यहाँ पर आ गया। तब वो मेरे चेहरे की तरफ देखकर उंगली किए जा रहा था और कुछ बोलकर वहाँ से चला गया। मैं फिर से चीखना शुरू हो गया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर जाना है, मुझे नहीं पता, मेरी शक्तियाँ मेरे काबू में नहीं है। मैं यहाँ वो नर्क की आग को नहीं ला पा रहा था, जैसे मैं बंध चुका था। फिर वो आया और उसने 2 बार लाठी मेरे मारने की कोशिश की जो उसके हाथ में थी। उसके अंदर से अजीब सी लाइट निकल रही थी और जब वो लाठी मेरी कलाई को छुई, मुझे बिजली के झटके लगने लगे, बड़े तेज़ झटके और बहुत ज़्यादा दर्द। वो दर्द मेरी गर्दन से हो रहा था। तब मैंने अपनी गर्दन पर हाथ लगाया तो मेरी गर्दन पर एक पट्टा सा डाला गया था। ये कोई गैजेट था जो मेरी गर्दन पर बांधा गया था और शायद इसके कारण मुझे बिजली के झटके लगे थे। सवाल बहुत थे मेरे पास, जवाब नहीं मिल पा रहा था। शायद उस डायन ने कुछ ऐसा कर दिया है और जो उसने कहा है कि मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा, शायद मुझे कोई ऐसी जगह पर भेज दिया है जहां से वापस मैं सच में नहीं आ पाऊंगा। मैं अपने बिस्तर पर बैठ गया, एक साधारण कैदी की तरह। इंतज़ार कर रहा था सुबह होने का। सुबह होने के बाद बात करूंगा, कोई ना कोई तो होगा ना जो मुझसे बात कर पाएगा। मैं सो ही नहीं पाया। जब सुबह हुई, मैं इधर उधर झांकने लगा। वहाँ हर कमरे के अंदर रोशनी आ रही थी और तब मेरे होश उड़ गए। वहाँ मैं क्या देख रहा था? 2 सर वाला आदमी, मकड़ी जैसा आदमी,
वहाँ एक ऐसा आदमी था जिसके आर पार नजर आ रहा था। उसकी चमड़ी जेली जैसी बनी हुई थी, जिनके अंदर से हड्डियां तक दिख रही थी, लेकिन वो हिल पा रहा था, वो जिंदा था। यहाँ पर ऐसे ही अजीबो गरीब इंसान जैसे हर एक कमरे में रखे हुए थे। ये जेल कुछ अजीब सी लग रही थी। हर किसी के गले में पट्टा था, बिल्कुल वैसा जैसा मेरे गले में था। मैं अब उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने दूर दूर तक आवाज़ें लगाई, देखो देखो, मैं गलती से यहाँ पर आ गया हूँ। तुम्हारी दो सर कैसे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और हर कोई मुझसे बोलने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो अजीब सी भाषा बोल रहे थे। मुझे महसूस हुआ कुछ शब्द ऐसे थे जैसे रशियन में बोले जाते हैं। क्या ये रशियन बोल रहे हैं? लेकिन मैं तो म्यांमार में था। ये रशियन भाषा बोलने वाले कैदी यहाँ पर कैसे आ गए? क्या किसी युद्ध में यहाँ सेना ने कैद किए थे? या मैं ही रशिया में तो नहीं पहुँच गया? ये कैसे हो सकता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा। फिर एक सिक्योरिटी गार्ड आया और वो मुझे धमकी दे रहा था। वो मुझे बैठने के लिए कह रहा था, लेकिन मैं उतावला हुआ पड़ा था। वो पूरा दिन भी ऐसे निकला। मैं कमरे से निकल नहीं पा रहा था। अब मुझे लगा मैं ऐसी जगह कैद हूँ जहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाऊँगा। और 2 बार खाना मेरे लिए आया था, दोनों बार मैंने नहीं खाया। और इस शाम तक मैं समझ गया, खाना मुझे खाना होगा। मुझे नहीं पता ये शरीर किसका है, लेकिन अगर ये शरीर खत्म हुआ, मैं दोबारा कब्र से ना उठा तो मेरा अंत हो जाएगा और मेरे दुश्मन जीत जाएंगे। दुश्मनों को हराने के लिए मुझे कोशिश करनी होगी। मुझे ये खाना खाना ही होगा। मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है, लेकिन अपनी शक्ति को मुझे वापस पाना होगा, दिमाग लगाना होगा। जब शाम का वक्त हो गया था, उसके बाद एक एक करके उस जेल के दरवाज़ों को खोला जा रहा था। ये एक ऐसा आदमी था जिसने चमकीले सिल्वर कलर के कपड़े पहने थे। पूरा का पूरा शरीर उसी से ढका हुआ था। जैसे किसी केमिकल की फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों ने कपड़े पहने होते हैं, वैसे थे। ऊपर शीशा लगा हुआ ताकि अंदर कोई गैस ना पहुंच जाए। इस तरह से एक एक करके उन कमरों को खोला गया। सबको बाहर आने के लिए कहा गया। अब मैं समझदारी दिखा रहा था, किसी से झगड़ना नहीं चाहता था। चुपचाप मैं भी आगे की तरफ बढ़ा। सामने उस लाइन में मैं भी खड़ा हो गया। इर्द गिर्द देख रहा था कैसे इंसान है। कुछ लोमड़ी जैसे नजर आ रहे थे, कुछ के 2 सर, कुछ की मकड़ी जैसी टांगे, कुछ बिल्कुल गधे जैसे सर को लिए इंसानी शरीर लिए, और कुछ की चमड़ी पारदर्शी। अलग अलग प्रजातियों के इंसान जो मैंने जिंदगी में नहीं देखे। सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। वो रशियन बोल रहे थे और मुझे रशियन आती नहीं थी। मैं हिंदी और इंग्लिश में बात करना चाहता था, उन्हें हिंदी या इंग्लिश नहीं आती थी। ये तो बड़ी बुरी जगह फंस गया मैं। अब आगे वाला वो सिल्वर कलर के कपड़े पहने आदमी एक दिशा में चलने लगा और उसका पीछा सब कर रहे थे। मैं तो ये देखकर हैरान था, यहाँ कोई भी उस पर हमला क्यों नहीं कर रहा। अगर ये सब कैदी हैं तो उसे पकड़ लेना चाहिए और पकड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करनी चाहिए। शायद इन्हें पता है इनके साथ क्या हो रहा है। अब उस लाइन में चुपचाप खिसक कर मैं आगे निकलना चाहता था। मुझे 18वां या 19वां नंबर दिया गया था। मैं उस नंबर से आगे निकलकर लाइन में काफ़ी आगे पहुंचना चाहता था, ताकि अगर मुझे मौका मिले यहाँ से मैं बाहर भाग पाऊँ। मैं चुपचाप चल रहा था। अब मैं 3रे या 4थे नंबर पर था। आगे कुछ लोग थे मेरे, ये 2 सर वाले। दोनों सरों के आगे देखा ही नहीं जा रहा था। लेकिन जब उन सलाखों के बीच वाले रास्ते के बाद हम वहाँ बड़ी जेल से बाहर निकले, ये बड़ा सा गार्डन था और चारों तरफ 4 दीवारी। ये यहाँ पर सबको खुला छोड़ दिया गया था। हर कोई यहाँ घूम सकता था और मैं मौके का इंतज़ार करने लगा। मैं देख रहा था यहाँ से भागने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। एक रात, एक पूरा दिन मैं यहाँ बिता चुका था। हो सकता है मुझे लंबा समय यहाँ पर बिताना पड़े। सब क्रिमिनल जैसे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे, एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे। मैं तो एक कोने में खड़ा हो गया था और दीवारों की तरफ देख रहा था। यहाँ से भागने की तरकीबें लगा रहा था, लेकिन यहाँ सभी कैदी आपस में झगड़ने को तैयार बैठे थे कि उन्हें खुला छोड़ा जाए और वो लड़े। और वहाँ जितने सिक्योरिटी गार्ड थे वो ऊंचाई पर चले गए थे। वो दीवारों के ऊपर चढ़ गए और देख रहे थे, वो मज़ा ले रहे थे। यहाँ एक दूसरे को मारा जा रहा, किसी के सर पर पत्थर मारे जा रहे, और जो 2 सर वाले थे उनके बड़े बड़े दांत थे। वो उस
जेली जैसे आदमी को काट रहा था। वो उस पानी जैसी जेल को खाना चाहता था, उसकी चमड़ी को खा रहा था। इसे मैं नरभक्षी ही तो कहूँगा, और क्या कह सकते हैं। सभी जानवर जैसी हरकतें कर रहे थे और कुछ उनमें समझदार। ये कोई 8 से 9 साल के बच्चे थे। ये 3 बच्चे कुर्सियों के पास वाले वो दीवार के पास खड़े आपस में बात कर रहे। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई प्लानिंग कर रहे हो। ज़मीन पर मिट्टी के ऊपर वो कोई खास निशान बना रहे थे। निशान वो बनाते गए, वो कोई सर्कल जैसा बना रहे थे। बार बार वो सर्कल बनाते और एक दूसरे से सवाल पूछते जाते। मुझे लगा इनसे बात करनी चाहिए, शायद ये मेरी भाषा जानते हो। जब मैं उनके पास गया तो मैं उनसे पूछना चाहता था कि तुम क्या कर रहे हो। पहले मैंने इंग्लिश में बात करने की कोशिश की और उन्होंने मुझे करीब आता देख अपनी दिशा बदल ली और थोड़ा आगे चले गए। मैं उनका पीछा करने लगा, बार बार उनके पास जाता और वो जब भी सर्कल बनाते मैं उनके करीब जाता, उनसे सवाल पूछने की कोशिश करता। वो रशियन भाषा में कुछ बोलने लगते। एक शब्द था जो बार बार उनके मुंह से निकल रहा था, दमित्री दमित्री। और मुझे लगा शायद मेरी पहचान वो इससे करते होंगे। दमित्री, शायद ये मेरा नाम होगा। मैं अलग थलग सा पड़ गया था। हर कोई रशियन भाषा बोल रहा और मुझे वो भाषा आती ही नहीं थी। मैं एक कोने में खड़ा हो गया और तब एक सिक्योरिटी गार्ड जिसने काला सूट पहना हुआ था, काले रंग के चश्मे डाले हुए थे, मेरे करीब आने लगा। जब उसे पकड़ने के लिए कई कैदी छलांग लगा रहे थे, उसके हाथ में कोई रिमोट था। वो उस रिमोट पर बटन दबाता और बिजली के झटके उन्हें पड़ने शुरू हो जाते और वो सिक्योरिटी गार्ड भी उन्हें पकड़ पकड़ कर ले जाते। जब वो एक दूसरे को मार रहे थे किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो आदमी के करीब जाने की कोशिश करते, वो जैसे उन्हें पकड़कर कमरों की तरफ ले जाते। अब पीछे एक हॉल बना हुआ था। वो उस हॉल की तरफ 4-5 लोगों को लेकर गए जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। बाकी उस आदमी से ऐसे डर रहे थे, दीवारों से चिपक गए थे। शायद ये कोई खास आदमी होगा, जेल का कोई बड़ा अधिकारी। मुझे इससे बात करनी होगी। और वो सीधा मेरी दिशा में आ रहा था। चलता चलता वो मेरे बहुत करीब आ गया और मेरे पास आकर वो रशियन भाषा में बोलने लगा। बस एक बात थी जो मेरे समझ में आ रही थी, दमित्री। मैंने अब उसके सवाल के जवाब देने की कोशिश की। देखो, मुझे तुम्हारी भाषा नहीं आती, मुझे हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। क्या तुम इसमें बात कर सकते हो? तब उसने वो लाइन बोली थी, वेलकम दमित्री, वेलकम, वेलकम बैक टू दिस वर्ल्ड। ये शब्द सुनकर मुझे लगा इसे इंग्लिश आती है। फिर हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई। तो मैंने उससे कहा, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ। वो कहने लगा, तुम्हारा स्वभाव बदला बदला सा लग रहा है। क्या हुआ? तुम अकेले से पड़ गए हो? कल के एक्सपेरिमेंट ने तुम पर कोई असर किया लगता है। तुम मरे भी नहीं, तुम बदले से क्यों हो? तो मैंने उससे कहा, मैं बदला नहीं हूँ, मैं यहाँ कब आ गया मुझे नहीं पता। जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ था। मैं भारत में रहने वाला हूँ। म्यांमार में मेरे सर में भाला घुसेड़ा गया था, वहाँ पर मरा था मैं, लेकिन यहाँ कैसे उठ गया? ये सुनकर वो आदमी परेशान सा हो गया था। जल्दी से वहाँ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया और उसने बटन दबा दिया था। ये शब्द सुनकर उसे जैसे झटका लगा था और मुझे उसने बिजली के इतने झटके दिए कि मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब होश आया, मुझे एक पानी की टंकी में डाला हुआ था। ये वाटर टैंक था जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था। मेरा सर बाहर था लेकिन शरीर पानी के अंदर। मेरे शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन ढेर सारी तारें लपेट रखी थी मेरे शरीर पर। जैसे जैसे मुझे होश आता गया, मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो एक मशीन पर बार बार बटन दबाए जा रहा और मेरे शरीर में छोटे छोटे करंट के झटके से लग रहे थे। बार बार मेरी आंखें बंद होती, कभी नींद चढ़ने लगती, कभी मुझे अजीब से दृश्य दिखने लगते। मैं अब चीखने लगा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तब वो आदमी आया और कहने लगा, अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम दमित्री हो? मैंने कहा, नहीं, मेरा नाम विक्टर महाजन है। मैं भारत का रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा थक सा गया था, ऐसा लग रहा था शरीर में जान ही नहीं है। तब वो आदमी कहने लगा, तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या दमित्री इस शरीर में मौजूद है? क्या तुम्हारी आत्मा भी इस शरीर में जा चुकी है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं काफ़ी ज़्यादा घबराहट महसूस कर रहा हूँ।
तब उसने इशारा किया और बाकी जो वहाँ बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहे डॉक्टर थे उन्होंने एक बटन दबाया। अब मेरा शरीर जाकर सही हुआ, मैं अब थोड़ा हिल पा रहा था। तब उसने इशारा किया कि इसे बाहर निकाला जाए। मुझे बाहर तो निकाला गया, लेकिन जल्दी जल्दी मेरे गले पर वो पट्टा भी लगा दिया गया। मुझे एक बड़ा सा सफ़ेद चोला पहनने के लिए दिया गया। मैं वो चोला पहनकर एक बेड पर लेट गया था। मेरी बाजुओं को बांधा गया, मेरी टांगों को बांधा गया। मैं जोर लगा तो रहा था, लेकिन बस नहीं चल पा रहा था। वो हट्टे कट्टे 10 तगड़े लोग थे जिनके सामने मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तब वो आदमी मेरे पास आया और बाकियों को बाहर जाने के लिए कहा। फिर वो मुझसे बात करने लगा। ये दमित्री का शरीर है और तुम जहाँ से भी आए हो तुम्हें अपने बारे में पूरा बताना होगा। मैंने भी बताना शुरू किया। मैं भारत से हूँ, मुझे वहाँ पर मारा गया। मैं वहीं पर जिंदा होने वाला था, लेकिन मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गया। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा हैरान। क्या मतलब जिंदा होने वाले थे? तुम वहाँ पर मरे होगे। मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होता। मरने के बाद हमारी आत्मा दूसरी दुनिया में चली जाती है। अब तुम्हारी आत्मा दूसरी दुनिया में होगी, वहाँ से यहाँ पर आ गई। यही दमित्री की खासियत हुआ करती थी। उसका इस्तेमाल हम यहाँ ऐसे ही किया करते थे। दमित्री इस शरीर का मालिक, उसमें एक शक्ति थी कि वो अपनी आत्मा को निकालकर दूसरी दुनिया में जा सकता था। अपनी आत्मा वहाँ ले जाता, हमारे लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता और हमें देता। हम उसका इस्तेमाल किया करते थे। कल से हमें शक था कि उसकी आत्मा वहाँ फंसी ना रह गई हो। हम मदद के लिए कोई ऐसे ही साइकोपैथ को वहाँ भेजने वाले थे। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम उस दुनिया में दमित्री की आत्मा को कैद कर चुके हो? मैंने कहा, दमित्री? मुझे नहीं पता कौन दमित्री। मैं कोई दूसरी दुनिया का नहीं हूँ, मैं इसी दुनिया का हूँ। मैं विक्टर महाजन हूँ। आप भारत में कॉल कीजिए, आप पुलिस को कॉल कीजिए, आप मेरे एड्रेस पर दिए वहाँ लेटर भेजिए, कोई फ़ोन करिए, आपको खुद पता चल जाएगा। विक्टर महाजन कौन है? द डेड मैन। फिर उसने मेरी बातें सुनना शुरू की। अगर तुम जिंदा थे, तुम्हें मारा गया, तुम्हारी आत्मा यहाँ कैसे आ गई? ये काम दमित्री किया करता था और कभी भी उसके शरीर में कोई और आत्मा नहीं आ पाई। वो हमेशा ट्रांसमीटर रहता था, कभी भी रिसीवर नहीं बना था। आखिर वो रिसीवर कैसे बन गया? मुझे फिर से मेरे सेल में भेज दिया गया था और वहाँ बैठे बैठे पूरी रात मैं सोचता रहा था। यहाँ तो दिन बीतते जा रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं वो नर्क की आग अपने हाथ से निकाल नहीं पा रहा था। मेरी सबसे बड़ी शक्ति जैसे मुझसे छीन ली गई थी। अगली सुबह मुझे फिर से उस लेबॉर्ट्री में ले जाया गया, उसी पानी की टंकी में डाला गया। उसके बाद मुझसे और सवाल पूछे गए। मुझे कहा जा रहा था अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। एक ख़ास जगह मुझे जाने के लिए कहा जा रहा था जिसकी वीडियोस बार बार मुझे दिखाई जा रही थी। जब जब उन वीडियोस को मैं देखता जाता, मेरे दिमाग में जैसे उसकी छवि छपती और मैं अपने शरीर से अपनी आत्मा निकाल पा रहा था। थोड़ी थोड़ी आत्मा मेरे शरीर से निकलती और तब वो आदमी मुझसे कहने लगा था, दमित्री नहीं तो तुम ही सही, तुम्हें यहाँ कैदी बनकर हमारे लिए काम करना होगा। अब दमित्री के पास शक्ति थी कि वो अपने शरीर से आत्मा निकाल पा रहा था। तुम इस शरीर में हो तो अब तुम्हारे पास उसकी शक्ति आ गई। इसको इस्तेमाल करना जल्दी सीखो। हमारे पास ढेर सारे काम हैं। जो तस्वीरें तुम्हें दिखाई जा रही हैं, तुम्हें अपनी आत्मा को वहाँ पर ले जाना है। तस्वीरों को दिमाग में छपाओ, उससे दोनों का खिंचाव बनेगा, तुम्हारी आत्मा वहाँ पहुँचेगी। वहाँ से खास डॉक्यूमेंट्स की जानकारी हमें यहाँ पर चाहिए। अब मुझे सामने चीन की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई जा रही थी। एक खास बड़ी बिल्डिंग जो कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ की थी। वहाँ खुफिया एक्सपेरिमेंट हो रहे थे और यहाँ इन सबको वो जानकारी चाहिए थी कि एक्सपेरिमेंट किसके हो रहे हैं। वो खुफिया जानकारी को पाने के लिए ये बार बार कोशिश किया करते, आत्मा को वहाँ भेजा करते और बताया गया कि वो भी ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो किसी इंसान की आत्मा को यहाँ भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास ऐसी एडवांस टेक्निक नहीं है। यहाँ जितने इंसान बनाए गए हैं म्यूटेशन से बनाए गए हैं। हर किसी में अलग शक्ति डाली गई है। इनकी एक अलग आर्मी बनाने की तैयारी चल रही है और हर किसी के शरीर में एक अलग शक्ति होती है।
ऐसे सब लोग जिनके अंदर कोई भी शक्ति ढूंढी गई उन्हें यहाँ कैदी बनाया गया, उसके बाद उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो 2 सर वाले काफ़ी तेज़ी से सोच सकते हैं, आम इंसान से दुगना तेज़ी से, इसीलिए उनसे कैलकुलेशंस का काम करवाया जाता है। उनसे ऐसे सॉफ्टवेयर बनवाए जाते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए दूसरे देशों की खास जानकारियों को चुरा पाएँ। वो पारदर्शी इंसान, उसे जंग में ऐसी जगह भेजा जाता है जहां उसे कोई देख ना पाए। उसके शरीर के कपड़े उतार दिए जाते हैं और वो जेल की तरह ज़मीन पर लेट जाता है, कोई पहचान नहीं पाता। वो इस तरह खुफिया जानकारियां उससे निकलवाते हैं, लेकिन शरीर में एक ट्रैकर लगाया जाता है। इसी के साथ गले में पट्टा पहनाया जाता है। ट्रैकर निकाला नहीं जा सकता, पट्टा निकाला नहीं जा सकता। अगर निकालने की कोशिश की तो ये पट्टा फट जाएगा और शरीर तबाह हो जाएगा। मुझे भी ये कहा गया कि मेरी आत्मा अब इस शरीर से जुड़ गई है। अगर ये शरीर खत्म हुआ तो मेरी आत्मा अब दोबारा वापस उस शरीर में नहीं जा पाएगी, इसे खत्म किया जा चुका है। अब मैं उन्हें ये भी नहीं बताना चाहता था कि मेरे पास पहले कौन सी शक्ति थी, ना मरने वाली। अगले 7 दिनों तक मैं यहीं पर रहा, कमरों को देखता, बचने के रास्ते ढूंढता, दीवारों को झांकता रहता, कहाँ से दीवार फांदकर बाहर भागा जा सकता है, पटे से कैसे बचा जा सकता है। और 7 दिनों में मेरी ट्रेनिंग हुई, मुझे सिखाया गया आत्मा को मैं कैसे बाहर निकालता था। मुझे फ्रीक्वेंसी समझाई गई इस शरीर की जिससे आत्मा बाहर निकलती है। धीरे धीरे मैं आत्मा को इन सेल में घुमा सकता था, लेकिन वो ट्रैक कर पा रहे थे कि मैं अपनी इच्छा से कौन सा काम कर रहा हूँ, उनकी इच्छा से कौन सा काम कर रहा हूँ। जब मैं अपनी इच्छा का काम करता तो खुशी वाली वाइब्रेशंस निकलती, लेकिन जब मैं उनका काम करता तो दुख वाली वाइब्रेशंस निकलती। इसीलिए वो जान सकते थे कि मैं अपनी आत्मा को यहाँ इस जेल में घुमा रहा हूँ या बाहर ला रहा हूँ। जब मैं जेल में घुमाता वो मुझे करंट के झटके देने लगते, मुझे आत्मा वापस खींचनी पड़ती, बहुत दर्द होने लगता। इस तरह से वो सिर्फ अपना काम करवाना चाहते थे। मैं अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर यहाँ नहीं घुमा सकता था। रात के वक्त पटे में वो ऐसी फ्रिक्वेंसी छोड़ते कि मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हर कैदी ऐसा ही करता था। यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ गुलामों की जिंदगी थी, जैसा वो कहते वैसा करना पड़ता। 7 दिन तक मुझे सिखा दिया गया था कैसे आत्मा को बाहर निकालना है और जुड़ाव कैसे बनाना है। चीन की वो बिल्डिंग जहाँ पर मुझे अपनी आत्मा लेकर जानी थी, मैं अपने शरीर से आत्मा को निकालकर उससे जुड़ाव बनाता गया। और हमारी जो आत्मा है वो बड़ी तेज़ी से सफ़र कर सकती है, वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से सफ़र कर सकती है। और कुछ ही क्षणों में मैं उस बिल्डिंग के अंदर था। यहाँ साधारण स्थिति थी, आत्मा को कोई देख नहीं सकता, और वहाँ मैं चलते चलते बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ कई कैमरे लगे हुए थे जिनसे अजीब सी रोशनी निकलती जो मेरी आत्मा को दर्द देने लगती और मैं खींचकर अपने शरीर में आता। मुझे बताया गया था उन कैमरों से, उस लेज़र लाइट से बचकर रहना है जो भूत प्रेत को दूर रखती है, ऐसी शक्तियों को कंट्रोल में रखती है। वहाँ से बचकर मुझे उस खुफिया जगह तक जाना है, कोई ऐसा हिंट ढूंढना है जिससे वो जानकारी निकाली जा सके। मैं अब उस बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर था। वहाँ सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। मैं अपने मुंह से बोलकर बता सकता था कि मेरी आत्मा कहाँ है और उस चीज़ को वो नोट करते। अब मैं इस बिल्डिंग में कई ऐसे म्यूटेंट्स को देख पा रहा था जो बिल्कुल वहाँ उस जेल में भी थे। 2 सर वाले, कुछ ऐसे जिनका शरीर पारदर्शी था। अब एक तो मैंने ऐसा देखा जो पूरी तरह से छिपकली जैसा था, 2 टांगों पर खड़ा अपना रंग रूप बदल सकता था। ये तो बिल्कुल छलावे जैसा था जो कोई भी आकार बना सकता था। मैं उन्हें बताता गया और वो इस जानकारी को लिखते जा रहे थे। तभी मैंने सामने एक आदमी देखा जो बिल्कुल ऐसे ही पानी के टंकी में डाला गया था। अब ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई, आसपास की और चीज़ें बताता गया। अब वो जो चाइनीज़ थे वो इंग्लिश में बात कर रहे थे। वो बार बार ये कह रहे थे कि इसकी शक्तियाँ पूरे स्तर पर क्यों नहीं पहुँच पा रही, ये अपनी आत्मा को शरीर से बाहर तो निकाल पा रहा है। रशियंस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो सही वाइब्रेशन शरीर में बना पाते हैं और ट्रेन कर पाते हैं, हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनकी जानकारी पाना चाहता था। आखिर ये रशियन मुझे जो नहीं बता रहे, यहाँ पर वो चाइनीज़ आपस में बात कर रहे थे। मैं जानबूझकर उस कमरों की और बातें बताता जाता, जो वो बात कर रहे थे वो नहीं बताता, क्योंकि यहाँ से वो दूर जाने को कहेंगे, वो अपना काम करने को कहेंगे। लेकिन मैं अपनी इस शरीर की शक्तियों के इस्तेमाल की जानकारी चाहता था।
अगले दिन दोबारा से मुझे उस बिल्डिंग में जाने के लिए कहा गया। मैं आत्मा को वहाँ पर दोबारा लेकर गया। इसके बाद मैं वहाँ बार बार इस जानकारी के बारे में जानता रहता, कैसे शरीर से आत्मा बाहर निकाली जाती है, जब फ्रीक्वेंसी ब्लॉक की गई हो तब कैसे किया जाता है। और वहाँ मुझे पता लगा फ्रीक्वेंसी ब्लॉक हमारे सर के पास लगे उस सर्किट से की जाती है। हमारे कान के पीछे छोटी सी चिप लगाई गई है, उससे सर्किट ब्लॉक किया जाता है। अगर कान के पीछे का वो सर्किट निकाल दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी ओपन हो जाएगी और मैं शरीर से आत्मा निकाल सकता हूँ, उस जगह जा सकता हूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। वो मुझे ट्रैक भी नहीं कर रहे होंगे। हमारे दिमाग का एक ऐसा हिस्सा जिस पर कंट्रोल करने के बाद हमें म्यूटेंट से इंसान बनाया जा सकता है, वो रशियन कान के पीछे चिप लगाकर हर एक म्यूटेंट को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ चाइनीज से मैं वो सीख गया था आखिर उस चिप को कैसे निकालना है, कैसे निष्क्रिय करना है बिना उस चिप को शरीर के बाहर निकाले हुए। इसके बाद मैं अगले कई दिनों तक यही सब करता रहा, सीखता रहा और रशियंस को शक होने लगा था कि मैं खुफिया रिपोर्ट अब तक निकाल क्यों नहीं पाया हूँ और इतना समय वहाँ पर क्यों लगाता रहता हूँ। ज़्यादातर मैं उनकी बातें सुनता रहता, मुझे कुछ क्लूज़ मिलते और हर क्लू की जानकारी वो रशियन चाहते थे। अब रशियंस ने मुझे आत्मा बाहर निकालने से मना कर दिया। वो उस लैब में मुझे भेजना नहीं चाहते थे। 1 महीने तक वो मुझे एक ऐसे कमरे में रखना चाहते थे जहाँ से मैं बाहर भी ना निकल पाऊँ। बस कमरे में मुझे सज़ा दी गई थी और मैं जितना सीख चुका था उसका इस्तेमाल करना चाहता था। उस रात 8 बजे मुझे खाना भी नहीं दिया गया था। ये काल कोठरी थी और अपने कान के पीछे वो छोटी सी चिप को धीरे धीरे नीचे खिसकाता हुआ मैं उस नब्ज के भी ज़्यादा नीचे ले गया और मैं अब अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पा रहा था। ये फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल करनी है चीनियों ने सिखा दिया था और अब शरीर से आत्मा को बाहर निकाल सकता था मैं। यहाँ काल कोठरी से बाहर मैं अपनी आत्मा को बाहर निकाल पाया और यहाँ अलग अलग दरवाज़ों के पास घूमता रहा। मैं घूम रहा था ये देखने के लिए यहाँ से बाहर निकलने के कितने रास्ते हैं, बाहर कितने गेट हैं। ये 4 दीवारी जिसके अंदर वो गार्डन बना हुआ है, मुझे लगा था दीवार को फांदते मैं बाहर निकल जाऊँगा, लेकिन नहीं, उसके आगे एक और 4 दीवारी है। वो गंदी 4 दीवारी के इर्द गिर्द एक नाला बनाया हुआ है जिसका काला पानी एसिड वाला है। वहाँ शरीर गलने लगता है, वहाँ कूदा नहीं जा सकता। उन्होंने ये जेल ऐसी बनाई है बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। मुझे लगा मैं पहले ये तो देखूं जहां मेरी कब्र बनी है, क्या कब्र से मेरा शरीर बाहर निकला है या मेरी उस मिट्टी को ख़त्म कर दिया गया, इसलिए मैं यहाँ पहुँच गया। मैंने अपनी आत्मा को अब उसी जगह भेजा था, म्यांमार की वही छोटी सी झोंपड़ी। पीछे कब्र में दफनाई हुई वो मिट्टी साफ दिख रही थी, वो लाल कपड़ा साफ दिख रहा था। इसके साथ तो छेड़खानी नहीं हुई, तो किसी ने किसी और तरह से ये सब किया है। मुझे उस किले में जाना होगा, मुझे उस डायन को देखना होगा। जब मैं धीरे धीरे उस किले के करीब गया था, उस किले के अंदर नहीं जा पा रहा था। वहाँ एक पारदर्शी दीवार बनी हुई थी। मैं किसी भी तरह से किले के अंदर नहीं जा सकता था। उस डायन ने पारदर्शी रक्षा कवच बना रखा था। मैं बस निराश उससे दूर ही चला गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरे दोस्त, मेरे जान पहचान वाले, किससे मदद मांगूं? कौन मेरी मदद कर सकता है? और मैं जगदीश और हेनरी के पास उनकी घड़ियों की दुकान में चला गया। वहाँ वो दोनों नहीं थे। वो मेरी बात समझ पाते, शायद मेरी आत्मा उनसे कांटेक्ट कर पाती, लेकिन वहाँ भी वो मौजूद नहीं। वो किसी खास केस के लिए कहीं और गए हुए थे। मैं भारत के उस अपने दोस्त डिटेक्टिव के पास भी गया। वो किसी केस में लगा हुआ था, शायद अपने घर आ ही नहीं रहा था। कहाँ था वो? आत्मा को इतनी जल्दी अलग अलग जगह भेजा नहीं जा सकता। अब मेरे पास कोई ऐसा एड्रेस नहीं था, कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी मदद कर पाए। लेकिन एक बात जो हेनरी की मुझे याद थी, एक लड़का है तुम्हारे भारत का ही, बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है, तुम उसके पास मदद ले सकते हो कभी मुसीबत में फंसे। मैं हेनरी की इस बात पर हंसा था कि मुझे किसी की मदद की क्या ज़रूरत, मैं मरकर जिंदा हो जाता हूँ, दूसरों की मदद मैं करता हूँ। हंसकर मैंने ये ताना मारा था हेनरी को और आज उसकी बात याद आ गई। ये एड्रेस था मेरे पास
जो उसने बताया था मेरे दिमाग में घूमता गया। क्या सच में वो लड़का मेरी मदद कर सकता है? मैं उस एड्रेस पर पहुंचा था। वो लड़का मुझे साफ दिख रहा था उस जगह पर। कमज़ोर सा लड़का, उसने देसी से कपड़े पहन रखे थे। मुझे लगा क्या ये मेरी मदद करेगा, क्या इसके पास कोई शक्ति है, या ये साधारण सा लड़का है बस बात सुनेगा। मैं अपनी आत्मा को उसकी आत्मा से जुड़ाव करवा पा रहा था। फिर वो मुझसे बात करने लगा। तब वो योग मुद्रा में बैठकर अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल पा रहा था, मेरी आत्मा से बात कर पा रहा था। और मैं बस कुछ समय के लिए ही उससे बात कर सकता था, क्योंकि सिर्फ पता था मेरे पास। उस जगह को अच्छे से देखा नहीं था कभी मैंने। मैं उसको कहने लगा, मेरी मदद करो, मेरा नाम विक्टर महाजन है, शायद तुमने सुना हो। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। म्यांमार के उन्हीं जंगलों में मेरे शरीर को किसी ने कैद कर लिया है, शायद उस डायन ने। अब मेरी आत्मा एक अलग ही शरीर में है। मैं इस जेल से बाहर निकलने की कोशिश करूँगा, मेरे शरीर को आज़ाद करवा देना। तुम्हें मैं बताता हूँ, वो म्यांमार के जंगल का वो किला जहाँ पर वो भयानक डायन रहती है, उससे भी बचना। अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो ज़रूर करना। यह कहते ही वो लिंक टूट चुका था और मेरी आत्मा मेरे शरीर के अंदर। तभी चारों तरफ खड़े मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड देखे। यहाँ फ्रीक्वेंसी मीटर लगे हुए थे। कोई भी आत्मा शरीर से बाहर निकलती है या कोई अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है बड़े स्तर पर तो पता चल जाता है। जब तक मैं यहाँ घूमता था किसी को पता नहीं था। जैसे ही मैंने सफ़र किया दूर का, फ्रीक्वेंसी हाई हुई, इन्हें पता लग गया और मुझे दोबारा उस लेबॉर्ट्री में ले जाया गया था। मुझे वहाँ एक और कमरे में रखा गया जहाँ मुझ पर रिसर्च की जानी थी। मैं इस जेल के हर कोने को घूम चुका था, यहाँ भी घूम कर आया था। और बड़ी खुशकिस्मती की बात, बचने का रास्ता इस जगह से था जिसके बारे में इन रशियंस को भी शायद नहीं पता था। इसी जगह पर वो सारे मीटर लगे हुए थे जहाँ से फ्रीक्वेंसी को बंद किया जा सकता था। यहाँ सारी रेडिएशन को बंद किया जाता तो जितने भी यहाँ पर कैदी हैं वो अपनी शक्तियों का खुलकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई रिमोट काम ही ना करे तो उनके गले के पट्टे उन्हें दर्द देंगे ही नहीं और वो शक्ति का इस्तेमाल कर पाएंगे और इनसे लड़ पाएंगे। इसमें मौका होगा यहाँ से भागने का। और ये तरकीब मैंने लगानी शुरू कर दी। जब मुझे टॉर्चर करने के लिए उस कमरे में ले जाया गया था तो मैंने उनसे कहा था, मुझे आप यहाँ रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बस मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, जो मैंने देखा है वो बहुत भयानक है। मैं आपको चीनियों की सारी चालें बता दूंगा। उन्होंने मुझे बहकाने की कोशिश की, मैं सब बताऊंगा, लेकिन मुझे आज़ादी चाहिए। यहाँ जेल से आज़ादी नहीं, इस कमरे से थोड़ी आज़ादी। शाम के वक्त मैं घूमना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वो मौका देंगे? मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ। वो खुफिया चीज़ कहाँ रखी है मैं वहाँ से आपके लिए निकाल सकता हूँ। रशियन मेरी बात मान चुके थे। अब शाम के वक्त जब मैं बाहर निकला, मैं जानबूझकर उन दो सरवालों के साथ लड़ना चाहता था। जानबूझकर मैंने उससे कंधा टकराया और वो गुस्से में आ गया। मैं भी गुस्से में आकर उससे लड़ने लगा। वो मुझे मारने को उतारू था। जैसे ही मेरे ऊपर पहुंचा, शरीर से आत्मा थोड़ी निकाली, मैंने उस पर कंट्रोल किया और मैं उसके कान में बोला, यहाँ से भागना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ लड़ते रहो, मुझसे बात करते रहो। मेरी बात सुनकर वो भी समझ गया मैं क्यों से लड़ रहा हूँ बेवजह। वो तो आसानी से मुझे मार देगा। वो बार बार वहाँ मुझे मारने की कोशिश करता, लेकिन हाथ पीछे कर लेता। फिर मैं उससे बात करता जा रहा था। रात को 9 बजे कल मैं फ्रीक्वेंसी मीटर बंद कर दूंगा, सब आज़ाद होंगे, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ जितने भी हैं सब की पावर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से भागने का इकलौता मौका यही होगा। क्या तुम साथ देना चाहोगे? उसने हामी भर दी थी और धक्का देकर मुझे दूर कर दिया। उसके बाद उसने 9 नंबर का इशारा किया था, यानी कि वो सबको बता देगा। यहाँ कितनी शक्तियों वाले लोग हैं मैं नहीं जानता था, लेकिन बचने का मौका कल रात 9 बजे मिलेगा और मैं यहाँ से बचकर निकलूँगा। उसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊँगा। और वो लड़का, मुझे उस पर कोई भरोसा नहीं था, वो कुछ करेगा या नहीं। वो डायन से मुकाबला करना शायद उस लड़के के लिए आसान नहीं होगा।
अगले दिन दोपहर के समय ही मैंने जानबूझकर एक सिक्योरिटी गार्ड के घूंसा मार दिया था और मुझे लेबोरेटरी के उसी हिस्से में ले जाया गया जहां मेरे शरीर पर शायद टॉर्चर किया जाता। अब यही सही मौका था। 9 बजे मुझे वो फ्रीक्वेंसी मीटर बंद करने थे और उसकी तरकीब भी मैंने लगा रखी थी। जब मुझे लैब के उस हिस्से में ले जाया गया तब 9 बजे के करीब वहाँ मेरे शरीर को उस पानी की टंकी में डाल दिया गया था जहाँ से मेरी आत्मा को बाहर निकाल कर मुझे दूसरी दुनिया में भेजा जाता जहाँ आत्मा तड़पाई जाती है। लेकिन मैंने कान के नीचे वाली वो चिप को हिलाना सीख लिया था। उसे हिलाकर मैं अपने कंट्रोल में उनके उन मशीन को चलाने से पहले ही मैंने आत्मा बाहर निकाल दी थी और आत्मा को बाहर निकालने के बाद मेरा शरीर एकदम से सन्न फिर गया। दिल की धड़कन अपने आप बंद हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा डर गए कि मैं टॉर्चर से पहले मर तो नहीं गया। मुझे टंकी से बाहर निकाला गया और पास के वो ऑपरेशन रूम में ले जाया गया ताकि मुझे बिजली के झटके दिए जाते। वहीं पर मैंने शरीर में आत्मा दोबारा डाली और धक्के देकर 2 लोगों को नीचे गिरा दिया। बाकी तो अभी पीछे थे और भागकर मैंने वो फ्रीक्वेंसी मीटर उस स्टोर रूम के अंदर से बंद कर दिया। अब मैं बाकियों पर भरोसा करने वाला था। वक्त लगभग 9 बजे का था और मैंने सायरन बजा दिए। अब मैंने बताया था कि सायरन निशानी होंगे कि मशीनें बंद हो चुकी हैं, फ्रीक्वेंसी मीटर बंद हो चुके हैं, सब शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें शुरू हो गई। हर तरफ भगदड़ मची हुई थी और सिक्योरिटी गार्ड मुझे पकड़ना चाहते थे। मैं शरीर से आत्मा को निकाल सकता था लेकिन ये कोई बड़ी शक्ति नहीं है। मैं किसी से लड़ नहीं सकता था। शरीर ये कमज़ोर सा था। मैं बस वहाँ से भागने की कोशिश करता और एयर वेंट में मैं जा चुका था। एयर वेंट के ज़रिए अलग अलग कमरों में, यहाँ कई कमरे ऐसे देखे मैंने जो असल में आत्मा बाहर निकाल कर भी नहीं देखे थे। मैं निकल कर बाहर गार्डन में पहुँचा और वहाँ वो म्यूटेंट अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे। उन्होंने उन सिक्योरिटी गार्ड को चीर डाला था और गले के उन पट्टों को निकाल दिया था। वो भेड़िए जैसे दिखने वाले इंसान ने, उसकी उंगलियों में गजब की ताकत थी। उसने सबके पट्टों को उतार दिया था और सब अपने शरीर की उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे। उन्हें रोका नहीं जा सकता था और यही मेरे लिए मौका था। वो 2 सर वाला मेरी तरफ देख रहा था और मुझे बचाने के लिए वो तीनों आ गए थे। उसके बाद मुझसे वो पूछ रहा था, यहाँ से अब बाहर कैसे निकलेंगे? यहाँ बाहर वो काले रंग का नाला है जिसमें एसिड है, उसके ऊपर से फांदा नहीं जा सकता, तैर कर पार नहीं किया जा सकता। एक ही गेट है बाहर जाने का और बटन से वो ब्रिज को उठा दिया जाता है। वो कैसे करेंगे हम? यहाँ सब मिलकर वो सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ चुके थे ताकि वो ब्रिज को खोलते। हम उन्हें टॉर्चर कर रहे थे। बाहर आर्मी को बुला लिया गया था। हमारे पास समय कम था। वो ब्रिज को खोल नहीं रहे और सभी मेरी तरफ देख रहे। वो एक आस की नज़र से मेरी तरफ देख रहे थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। गुस्से में आकर ज़मीन पर हाथ पटकने लगा था। मैं ज़मीन पर हाथ पटकता जाता, गुस्से में कुछ कर नहीं पा रहा था और ज़मीन से मुर्दे निकलते हुए देखे मैंने। काले रंग के वो आत्मा जैसे मुर्दे ज़मीन से निकल रहे थे। वो 15 से 20 वो उस एसिड वाली नदी को पार कर पाए थे। मेरी आंखों के सामने दूसरी तरफ उन्होंने कहर बरसा दिया था। उन सिक्योरिटी गार्ड की गोलियों का असर उन पर नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो सबको मार पा रहे थे। उन्होंने उस ब्रिज वाले बटन को दबा दिया और ब्रिज नीचे गिरा। ये इस तरफ वाला गेट हमने उन भेड़ियों की मदद से फाड़ दिया था। अब ब्रिज को पार करके सारे के सारे म्यूटेंट दूसरी तरफ थे और हम जंगलों की तरफ भागे थे। जंगल की तरफ भागते गए, हम भागते गए और आज़ादी मिली थी। अब मुझे गुस्सा था उस डायन पर। जहां उसने भेजा वहां से तो मैं बच गया। अब म्यांमार पहुंचकर उसे नहीं छोड़ूंगा और इस बार मुझे पता भी लगाना है कैसे उसने ये सब किया। उन सब म्यूटेंट के साथ उनका लीडर बना। मैं इस जंगल से बाहर निकलने की पूरी तैयारी में था। मैंने अपने कान के पीछे से चिप ही बाहर निकाल दी थी क्योंकि अब डर किसी का नहीं था। आर्मी वाले भले ही हमारे पीछे थे, लेकिन यहाँ म्यूटेंट की शक्तियाँ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। वो एक तो बादलों की गर्जन को कंट्रोल कर सकता था जिसने कड़कड़ाती बिजली से कई लोगों को मार डाला था।
हमारा पीछा तो वो कर रहे थे, लेकिन अब इन सब को कंट्रोल करना उनके बस की बात ही नहीं थी। सब के सब जंगल के रास्ते यहाँ से दूर निकलना चाहते थे। हम रशियन बॉर्डर को पार करेंगे तभी यहाँ से बच पाएंगे और दूसरे देश से आगे निकलना हमारे लिए और आसान होगा। शायद किसी तरह मैं यहाँ से बच पाऊँ, सबको बचा पाऊँ और मुझे म्यांमार पहुँचना है। वो मेरी मदद करने को तैयार थे। तभी एक नदी के पास मुझे चक्कर से आने लगे थे। ऐसा लग रहा था शरीर मेरा कमज़ोर होता जा रहा है। मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही थी। क्या मैं मर रहा हूँ? लेकिन कैसे मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। मेरा शरीर ठंडा फिरता गया। वो 2 सरवाले मुझे पकड़ चुके थे, लेकिन मेरी आत्मा उससे बाहर निकली और अचानक मैंने आंखें खोली। मैं म्यांमार के उसी झोंपड़े के पास, सामने मेरे वो डायन थी जो घूर रही थी। पीछे मुड़कर देखा मैंने, वो लड़का वहाँ खड़ा था। मैं हैरान अपने शरीर को देख रहा, अपनी उंगलियों को देख रहा। ये मेरा ही शरीर था, विक्टर महाजन का शरीर। और शायद उस लड़के ने वो काम कर दिया जो कोई और नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन उसने कर दिया था। और वो लड़का एक तलवार को लिए उस डायन को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था। तभी उस डायन ने एक हवा का झोंका इस तरफ फेंका। ये शक्ति अजीब सी थी। ज़मीन में दरार सी पड़ी और हम दोनों उखड़ कर पीछे गिर गए। और वो डायन हंसती हुई इस लड़के को लगता है कि विक्टर महाजन का शरीर वो यहाँ पर ये लेकर आया है। मैं खुद लेकर आई थी। जब काम ही हो गया तो शरीर का क्या इस्तेमाल करूं? इस शरीर में मेरे प्यारे दमित्री आए थे, लेकिन वो जानते थे इस शरीर से वो काम नहीं हो सकता। उन्हें अपना ही शरीर चाहिए। वो उस जेल से भाग ही नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमने विक्टर, तुमने वो काम कर दिया। दमित्री को जेल से बाहर निकाल दिया और मैं ये जान गई थी। मैं जानबूझकर तुम्हारे इस शरीर को दमित्री के साथ यहाँ लेकर आई। उसकी आत्मा वापिस इस लड़के ने भेज दी। काफ़ी जानकार है ये भी। इसके पास भी अजीब सी शक्तियाँ हैं। जो काम मैं करना चाहती थी वो इसने कर दिया। अब दमित्री इस शरीर के साथ आत्मा को नहीं निकाल सकते थे। ये काम तुम ही करते, लेकिन इस लड़के ने वो काम कर दिया। अब दमित्री अपने शरीर में, विक्टर तुम अपने शरीर में। करो इस्तेमाल ना मरने वाले अपने शरीर का। अब तुम रोक नहीं सकते। अब तुम रोक नहीं सकते। दमित्री जेल से बाहर निकल आए हैं। वो अब कैदी नहीं है। वहाँ उन्हें कैद किया गया था। एक शैतान का शाप, एक डायन का शाप। वो रशियन एक्सपेरिमेंट कर रहे डॉक्टर सब मिलकर उसे वहाँ बंद कर चुके थे। कोई रास्ता नहीं था वहाँ से बचने का, लेकिन तुमने वो कर दिया। उसका दिमाग कमज़ोर कर दिया गया था, उसका शरीर कमज़ोर कर दिया गया था। वो बस वहाँ से बाहर निकल जाए, वो काम तुमने कर दिया। अब इस लड़के को लग रहा है ये युद्ध जीत गया है। विक्टर, तुझे लग रहा है तू युद्ध जीत गया है। युद्ध की तो अब शुरुआत हुई है। दमित्री वापिस आ गए हैं। मैंने ज़मीन फाड़कर ज़मीन के अंदर से नर्क की आग निकाली थी और वो डायन आँखों से ओझल हो गई। वहाँ सफ़ेद सा धुआं छा गया और वो कहाँ गई पता ही नहीं चला। हम भागकर उसे पकड़ना चाहते थे, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। ये बात सुनकर काफ़ी घबरा सा गया था मैं। अपने शरीर में तो आ गया, लेकिन दमित्री जिसके शरीर में मैं था, सच में उसे तो आज़ाद कर दिया ना। मेरी आत्मा अगर मेरे असली शरीर में आ गई, मेरी शक्तियाँ भी मुझे मिल गई, तो दमित्री जो वहाँ कैद था उसे भी तो उसकी शक्तियाँ मिल गई। ये दमित्री था कौन? तब उस लड़के ने मेरे कंधे पर हाथ रख कर कहा था, कोई बात नहीं, जो भी आता है उसका मुकाबला करेंगे, मिलकर लड़ेंगे। मैं उसकी आंखों में देख पा रहा था वो जुनून, लेकिन मैं उसका नाम तक भूल गया था। बहुत समय पहले मुझे हेनरी ने बताया था, तो मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम भूल ही गया। तो उसने कहा था, मेरा नाम है सीताराम और लोग मुझे पुजारी जी कहते हैं।
तो दोस्तों आने वाले एपिसोड बहुत रोमांचक होने वाले हैं। विक्टर महाजन द डेड मैन साथ है पुजारी जी के। आखिर दोनों मिलकर ये दमित्री का मुकाबला कैसे करेंगे, जिससे डायन भी डरती है। अब इस डायन से भी शक्तिशाली कोई आ चुका है। युद्ध भयानक होगा, तो हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।